सर इमरान यामीन, एएस लेवल फिज़िक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट क्लास के अंदर हम लोग किरशॉफ रूल के क्वेश्चंस कर रहे थे। और किरशॉफ में आपको याद होगा कि किरशॉफ के दो लॉज हैं। उन किरशॉफ के दो लॉज में जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम कोई एक जंक्शन पिक कर लेते हैं और इस जंक्शन से जितनी ब्रांचेस निकल रही होती हैं उन ब्रांचेस में इलेक्ट्रिक करंट को नोट करते हैं कि उनकी क्या डायरेक्शन है। और रूल ये है कि वो तमाम करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, इनकमिंग करंट, वो इनकमिंग करंट हमेशा आउट गोइंग करंट के सम के बराबर होता है। तो जो अभी मैंने आपके सामने ड्राइंग की है, इसमें I1 इनकमिंग करंट है और I2, I3 और I4 आउटगोइंग करंट है। तो याद रखिए, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इट इज़ नोन एज किरशॉफ फर्स्ट रूल। और किरशॉफ फर्स्ट रूल हमेशा जंक्शन पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो किरशॉफ सेकंड रूल है वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप पर अप्लाई करते हैं। और क्लोज्ड लूप में यकीनन जितने सोर्सेज लगे होंगे उन सब की ईएमएफ का सम कर लेंगे। और ईएमएफ का सम उस पूरे लूप में जितने रेजिस्टर लगे होंगे, जितने लोड्स लगे होंगे, उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। यानी ईएमएफ सोर्सेज में होती है और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स यानी लोड पर होता है। और लोड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन तमाम का सम इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ। इट इज़ नोन एज किरशॉफ सेकंड रूल। तो किरशॉफ के हमारे पास दो रूल हैं। उन दोनों रूल्स को लेकर मैं लास्ट क्लास के अंदर P1 के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आज की क्लास में P2 करना चाहते हैं, पेपर 2। और पेपर 2 के लिए रीड एंड राइट की बुक में यूनिट नंबर 12 पर है। और यूनिट नंबर 12 में जो मैंने सीक्वेंस रखी है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा जिन बच्चों के पास रीड एंड राइट की बुक लेके बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले किरशॉफ सेकंड लॉ की थ्योरी पूछ रहे हैं। तो थ्योरी अभी मैंने आपको बताई है, सम ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी इन अ क्लोज लूप। ठीक है जनाब, इन अ क्लोज लूप द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सोर्सेज इक्वल टू द सम ऑफ पीडी ऑफ रेजिस्टर। ये थ्योरी मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ और आपको मैंने नोट्स भी दिए हुए। जो मेन काम है बेटा वो ये सर्किट्स को सॉल्व करना है। तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 6। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर हमें एक सर्किट दिया हुआ है। और इस सर्किट के अंदर सबसे पहले पूछ रहे हैं कि बताइए इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और करंट के फ्लो के साथ साथ एक कंडीशन दी हुई है कि जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बताया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग इस वक्त 0 है। वोल्ट मीटर की रीडिंग इस वक्त 0 है। करंट कैलकुलेट करना है। तो बेटा करंट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं किरशॉफ फर्स्ट लॉ लगाऊं तो किरशॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किसी जंक्शन पे लगता है और जिसमें बहुत सारे करंट आ रहे होते हैं, बहुत सारे करंट जा रहे होते हैं। तो यहाँ तो जनाब सिंपल एक करंट है और ये एक करंट किसी जंक्शन के ऊपर आना जाना कर ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट रूल लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ किरशॉफ का सेकंड लॉ। किरशॉफ का सेकंड लॉ हमेशा अप्लाई करते हैं किसी क्लोज्ड लूप पर। और इस पूरे सर्किट में हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस
येलो वाले लूप को गौर करें जो मैंने येलो कलर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है जनाब। और इसके अंदर देखा जाए तो 3 लूप बन सकते हैं, मैं तीनों लूप्स को बारी बारी आपके सामने डिस्कस करा दूंगा। लेकिन पहले जो मैंने अभी येलो लूप बनाया है, इस येलो लूप में अगर मैं नाम रख दूं इस जगह का ए, इस जगह का बी, इसका सी और इसका डी, तो आप देखिएगा कि ये एक बन गया क्लोज लूप। इस क्लोज लूप को मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ए से स्टार्ट किया है और वापस ए पर आ गया हूँ। इस क्लोज लूप में अगर आप देखो तो एक सोर्स कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ 6 वोल्ट है, इज इक्वल टू, उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर से जो करंट पास हो रहा होगा उस करंट को मैंने आई लिखा है और इसकी अपनी रेजिस्टेंस आर है प्लस। अगर मैं इस वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर में उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़ीरो है। तो वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग ही ज़ीरो है तो मैं वोल्ट मीटर के पीडी को डायरेक्टली ज़ीरो लिख रहा हूँ। तो ईएमएफ ऑफ सोर्स 6 है, करंट कैलकुलेट करना है, ये वाली रेजिस्टेंस 4 है और 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे करंट की रीडिंग मिल जाएगी 1.5 एम्पियर। तो अपनी मर्ज़ी से बेटा मैंने येलो वाला लूप पिक किया है और इस येलो वाले लूप पर जब मैंने किरशॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई किया तो मैंने करंट कैलकुलेट कर लिया, ये मुझे इसका करंट मिल गया, ठीक। अतः हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे कि सर आप ये वाला लूप ले लें, ठीक। तो इस वाले लूप को अगर मैं लूँगा तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वेरिएबल मेरे पास दो हो जाएंगे। वेरिएबल दो होने का मतलब ये वाला आर मुझे नहीं पता, करंट भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। अगर दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने बड़े वाले लूप को कंसीडर नहीं किया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था करंट बताएं, तो हमने करंट कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट आ चुका है 1.5 एम्पियर एंड इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, तो इसको ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड पार्ट है रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करें और रेजिस्टेंस आर वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, तो वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। और अब मुझे करंट की वैल्यू पता है, और जब मुझे करंट की वैल्यू पता है तो अब मैं लूप ऐसा लूँगा जिसमें ये वेरिएबल रेजिस्टर भी शामिल हो, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर तो मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैंने बेटा ये वाला लूप ले लिया और इस लूप का नाम मैंने, क्योंकि यहाँ कोने तक आ रहा हूँ, तो इस लूप का अब जो मैं नाम रखूँगा वो लूप का नाम होगा ए ई एफ डी ए। और इस मतलब लूप का नाम लिखते वक्त मैंने बी और सी को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं आउटर लूप ले रहा हूँ। इस आउटर लूप में अगर आप देखें तो आपको दो सोर्सेज नज़र आएंगे, एक सोर्स 6 वोल्ट का है, दूसरा सोर्स 6 वोल्ट का है। और चेक करें कि दोनों सेल, दोनों सोर्सेज एक दूसरे के साथ सीधे लगे हुए हैं या उल्टे लगे हुए हैं। सीधे लगे का होने का मतलब होता है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर एक का पॉजिटिव सेल कनेक्ट जो टर्मिनल है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि दोनों सेल एक दूसरे के साथ सीधे लगे हुए हैं। और अगर दोनों सीधे लगे हुए हैं तो दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 6 + 6। प्लस के साथ माइनस कनेक्ट होना चाहिए, माइनस के साथ प्लस, तो ये सीधा कनेक्शन होगा 6 + 6 इज इक्वल टू आई आर। आई आर में आई तो मैंने लिखा, अब आर ज़रा देखिए कितने आर लगे हुए हैं इस आउटर लूप में। तो सर एक लगा हुआ है ये वाला 4 ओम वाला रजिस्टर, एक लगा हुआ है ये अननोन रजिस्टर, और चले तो सर ये एक लगा हुआ है 1.5 ओम वाला रजिस्टर। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे बन गया 6 + 6 इट इज़ 12। करंट अभी अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं 1.5, करंट 1.5 निकाल चुके हैं। 4 में 1.5 ऐड करें तो इट बिकम्स 5.5 और कैपिटल आर मैंने कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर मैंने कैलकुलेट करना है।
अब जनाब मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है और मैंने 12 को डिवाइड किया 1.5 से, तो रिज़ल्ट आ रहा है जनाब 8। और इस 8 में से बेटा मैं माइनस करूँगा 5.5, तो ये मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है 2.5 ओम की, 2.5 ओम की। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही था कि आर कैलकुलेट करें, तो ये बेटा मैंने आर कैलकुलेट कर लिया और ये आर मेरे पास आ रहा है 2.5 ओम। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं क्लास के बाद आपको दूंगा और देता हूँ हमेशा, और जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, ताकि अगर आपको किरशॉफ मुश्किल लगे तो आप इसको बार बार देख सकें। ठीक है जनाब। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले दो पार्ट थे, करंट कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट हो चुका, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके। अलबत्ता रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई स्टूडेंट ये फरमाइश करे कि सर आपने ये जो ग्रीन वाले लूप से काम किया है, ग्रीन वाले लूप के बजाय अगर आप इससे भी करते हैं ना तो इससे भी वही रिजल्ट आएगा, आप चाहें तो ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है जनाब। इससे भी आप काम करें, वही जो कैपिटल आ रही है 2.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन होगी क्योंकि उसके अंदर सिंगल सेल लगा होगा, और अब सिंगल सेल लगा होगा तो आप लिखोगे सिंपली 6 इज इक्वल्स टू आई आपको पता है अननोन रेजिस्टेंस प्लस 1.5, यानी ये 1.5 ये वाली रेजिस्टेंस आएगी, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, करंट आपके पास ऑलरेडी 1.5 है, आप इससे भी आर निकालोगे तो रिजल्ट 2.5 आएगा। ठीक है जनाब। तो येलो वाले लूप से भी अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग तो ऑलरेडी ज़ीरो है, सवाल में गिवन है। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये वाली बात आप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। इब्राहिम बेटा इसके अंदर कोई इशू है आपको? इब्राहिम? नो सर। ठीक है जी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पर आए तो एक और क्वेश्चन हमें नज़र आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो बताएं। तो आज की क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कर ही नहीं रहे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए होमवर्क भी दे दूँ तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं आएगा। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बहुत सवाल कराए, अगर किसी से ना हो तो मुझसे करवा लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ये एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि जनाब ये जो रजिस्टर लगा हुआ है आर, इस रजिस्टर आर को अगर मैं इंक्रीज़ करना शुरू कर दूं, अगर इस रजिस्टर आर को मैं इंक्रीज़ करना शुरू कर दूं, तो आपको पता है कि अगर किसी भी एक रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज़ करूं तो ऑब्वियसली पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको पता है पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। और अब करंट डिक्रीज़ हो जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो सर अगर करंट डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो करंट डिक्रीज़ होने पर पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो पावर भी डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है ना, पावर भी डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक, अच्छा इस चीज़ को अभी आगे चलकर एक इसी पेपर में, इसी पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 32 कराऊंगा, मैं एक ग्राफ कराऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई ऑब्जेक्शन करे कि सर इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जो पावर बैटरीज दे रही हैं उन पे क्या अफेक्ट आएगा। क्योंकि ईमानदारी की बात है, मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन तो मुझे ये बता रही है कि रेजिस्टर्स के ऊपर पावर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी हो रही है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पावर ट्रांसफॉर्म बाय बैटरी, बैटरी की पावर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जब मैं आपको 32 कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 32 में एक ग्राफ आएगा, और उस ग्राफ में उन्होंने यहाँ पर पावर को लिया हुआ है, यहाँ पर रजिस्टर को लिया हुआ है, और ईएमएफ वाली वीडियो के अंदर भी मैंने ये वाली बात आपको एक्सप्लेन की हुई है कि जो सेल की, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो तो पावर जनरेशन मैक्सिमम होती है। लेकिन उसके बाद जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें, रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि जो सेल से या बैटरी से जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है वो हमेशा डिक्रीज़ हो रही होती है।
तो ये वाला ग्राफ क्वेश्चन नंबर 32 में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। वहाँ मैं आपको एक और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ मैंने एक तरह से एक आसान रास्ता अख्तियार किया और आपको सिर्फ ये बात कह के इस सवाल को कंप्लीट कर लिया कि भाई अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टोटल करंट कम होगा और पावर कम हो जाएगी। लेकिन ईमानदारी की बात है, ये फार्मूला हमें बताता है कि लोड पर पावर कम हो जाएगी। उसने लोड की पावर नहीं पूछी, वो पूछ रहा है सेल की पावर, बैटरी की पावर, जो पावर वो सप्लाई कर रहा है। तो पावर के लिए ये वाला फार्मूला, ये वाला ग्राफ क्वेश्चन 32 में दिखाएंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है तो पावर जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको मैं वहाँ के लिए मैंने उधार छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसके अंदर मैंने किरशॉफ को मेनली टारगेट किया है, बाकी चीज़ें बस मैंने हल्की फुल्की सी करा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 2017 की पेपर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर करें तो एक से ज़्यादा सेल लगे हुए, और याद रखिएगा ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल बैटरी लगी हुई हो, सिंगल सेल लगा हुआ हो, इट इज़ कॉल्ड सिंपल सर्किट। और अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हों, एक से ज़्यादा सोर्सेज लगे हुए हों डिफरेंट पोजीशन पर, तो इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट। और कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको किरशॉफ लगाना ही पड़ता है, बगैर किरशॉफ के आप आगे चल ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसके अंदर किरशॉफ लगाना है। अलबत्ता किरशॉफ लगाने के लिए सवाल में वो आपको खुद गाइड करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो खुद कह रहे हैं किरशॉफ रूल लगाइए, किरशॉफ लॉ लगाइए और I1 I2 I3, I1 I2 I3 इन तीनों का आपस में रिलेशन बताइए। तो I1 I2 I3 का अगर मैंने रिलेशन स्टडी करना हो तो ज़रा देखिएगा इस सर्किट में कोई ऐसा जंक्शन ले लें जहाँ पे तीनों करंट आपको आते जाते नज़र आ रहे हो। तो मुझे तो ये वाला जंक्शन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि इस जंक्शन से I2 बाहर जा रहा है, I1 बाहर जा रहा है और I3 इस जंक्शन के करीब आ रहा है। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट ये पूछ रहे हैं कि I1 I2 और I3 के दरमियान रिलेशन बनाए। तो एट y, यानी मैं क्वेश्चन का ये बेटा फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ और इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा कि अगर मैं एट जंक्शन y की बात करूँ तो बेटा जंक्शन y पर जो इनकमिंग करंट है वो I3 है, I3 जंक्शन के करीब आ रहा है और I1 जंक्शन से दूर जा रहा है और I2 भी जंक्शन से दूर जा रहा है। तो किरशॉफ फर्स्ट लॉ मैंने अप्लाई कर दिया कि एट जंक्शन y इनकमिंग करंट इज I3 एंड आउट गोइंग करंट इज I2 एंड I1 एंड I2। ठीक है ना, तो I3 करीब आ रहा है, I1 I2 दूर जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बचकाना सा सवाल था, मतलब आसान सा सवाल था, अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, ये पहला पार्ट हो चुका ख़त्म। पहले पार्ट के बाद आप सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि आपने ये वाला लूप उठाना है। लूप खुद उन्होंने बता दिया, लूप आपने लेना है W X Y Z W। ठीक है जनाब, तो जब इन्होंने खुद लूप का नाम बता दिया तो आपने उसी लूप पर रहना है। तो बेटा लूप का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ये लूप का नाम है W X Y Z W। ठीक, क्योंकि मैं नीचे बार बार आ नहीं सकता तो मैंने इसको अपनी सहूलत के लिए उसी जगह पे लिख लिया है। और ये वाली इक्वेशन आप नोट कर चुके हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है भी नहीं, इसलिए इसको हटा दिया मैंने। और अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फोकस करना है। क्या है, स्टार्ट करना है सर W से, W ये रहा, W से जाना है आपने X की तरफ। तो देखिए W से X पर आ गया, X से Y पर आ जाना है, Y से Z पर आ जाना है और Z से वापस W पर आ जाना है। तो इट इज़ येलो लूप जो क्वेश्चन में दिया गया और इसके ऊपर कह रहे हैं किरशॉफ सेकंड लॉ लगाना है। चलिए किरशॉफ का सेकंड लॉ देखते हैं। बेटा पहली बात बताइए कि इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्टेड है, इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ सीधे लगे हुए हैं और अगर सीधे लगे हुए हैं तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ, E1 प्लस E2। इट इज़ द सम ऑफ EMF, ये EMF का सम हो गया। अब इस EMF के सम के बाद राइट हैंड के ऊपर मैंने लगाना है PD का सम, और PD का सम लगाते हैं हम लोग हमेशा ओम्स लॉ से। तो ज़रा ओम्स लॉ चलाइए। जब आप ओम्स लॉ चलाते हैं तो I1 R1 आएगा, सही बात है। ये वाला I3 R4 पर आ जाएगा
सही बात है। इसके अलावा ये रजिस्टर है R3। अब आप देखो तो R3 का कोई करंट इन्होंने लिखा ही नहीं है, I3 का कोई करंट इन्होंने लिखा ही नहीं है। ठीक है जनाब। इसको अगर हम देखें, I1 R1 साफ नज़र आ रहा है, I3 R4 पे नज़र आ रहा है, R3 के लिए करंट नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी सेल से जितना करंट जा रहा होता है वापस भी उतना ही करंट आ रहा होता है। तो सेल से जाने वाला करंट I3 है ना, तो पक्की बात है कि I3 ही करंट वापस भी आ रहा होगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात आप नोट करें कि जो तीनों करंट हैं, तीनों करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और तीनों को अगर मैं देखूं तो क्लॉकवाइज में, अगर मैं इस पूरे लूप को क्लॉकवाइज में देखूं तो आप देखिएगा ये करंट, ये करंट, ये करंट, तीनों क्लॉकवाइज लूप में जा रहे हैं। और अब तीनों क्लॉकवाइज लूप के अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी को भी माइनस नहीं करना, तीनों सेम डायरेक्शन में। जब तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो तीनों को सिंपल ऐड करते हैं। तो गौर कीजिएगा, I3 R4 से पास करेगा, I3, ये वाला I3 R4 से पास करेगा, प्लस ये वाला I1 R1 से पास करेगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये वाला R3 का करंट उन्होंने नहीं लिख के दिया, पर इस I3 का करंट मैंने किस तरह से पिक करा सर, जितना सेल से जा रहा होता है करंट वापस भी सेल में उतना ही करंट आता है, तो इसको भी I3 मानना पड़ेगा। तो इट बिकम्स I3 R3। सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, ये वाला सवाल नहीं है कि वैल्यूज पुट करनी है और बाकायदा पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, नहीं जी, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। तो बेटा ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, और इक्वेशन लिखने में इससे सिर्फ इस वाली बात का ध्यान देना है कि किस रजिस्टर में से कौन सा करंट पास हो रहा है। तो कुछ करंट तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे कि I3 R4 का है, I1 R1 का है। सिर्फ कन्फ्यूजन ये थी कि R3 का करंट नहीं दिया हुआ, दिया ही नहीं करंट। तो जब I3 का करंट नहीं दिया तो I3 सेल के फ़ौरन बराबर में, तो जितना करंट जा रहा होगा I3 उतना ही करंट वापस आ रहा होगा I3, इसलिए मैंने I3 R3 इसके साथ पास करा दिया। तो इस तरह ये वाला लूप भी मेरा कंप्लीट हो गया, और ये वाला लूप कंप्लीट करके मैंने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट बेटा मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट पे, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है जी W Z W सॉरी Y है, सॉरी Y Z W Y। ठीक, तो ज़रा इस चीज़ को आते हैं, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके अंदर भी लूप बनाइए, Y से स्टार्ट करना है, Y से आइए Z पर, Z से आइए W पर, और फिर वापस आ जाइए Y पर। ये आपको खुद लूप का नाम बताएंगे, लूप का नाम क्वेश्चन में खुद गिवन है, और इस गिवन नेम के ऊपर हमने सिर्फ किरशॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो आइए इस किरशॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए इस वाले लूप के ऊपर अब आप देखिए कि फिर आपको दो सेल्स नज़र आ रहे हैं, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है, और चेक करें कि माइनस से माइनस कनेक्टेड है, प्लस से प्लस कनेक्टेड है। इसका मतलब है दोनों सेल उल्टे लगे हुए हैं, और अगर दोनों सेल उल्टे लगे हुए तो दोनों प्लस नहीं होंगे, इस दफ़ा माइनस होंगे। अब माइनस करने में E1 माइनस E2 भी हो सकता है, और E2 माइनस E1 भी हो सकता है। तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ता है कि किसी एक को ग्रेटर मानना पड़ता है। अज्यूम कर लें अपनी मर्जी से E1 माइनस E2। अगर आपने E1 माइनस E2 मान लिया तो इसका मतलब है E1 ग्रेटर है। अब E1 से जो करंट जनरेट हो रहा होगा उसी करंट को पॉजिटिव मानेंगे, और जो इसके अपोजिट आ रहा होगा उसको माइनस मानेंगे। क्या मतलब, अभी ये बात समझाता हूँ। पहले तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखी जाएगी सर E1 माइनस E2। माइनस क्यों, क्योंकि सर उल्टा कनेक्ट है, माइनस से माइनस आ रहा है, प्लस से प्लस आ रहा है, ये रिवर्स कनेक्शन होता है, इसलिए हमेशा इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात पर आइए, ये तो सम ऑफ EMF हो गई। अब रही PD के ऊपर, तो देखिए I1 R1 से पास कर रहा है, कोई इशू नहीं है। I1 R1 से पास कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर I2 R2 से पास कर रहा है, जी हाँ कोई इशू नहीं है। I2 R2 से पास कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए इन दोनों के दरमियान साइन, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। तो ये बताइए, अभी भी मैंने एक बात आपसे कही कि जिसकी EMF को तुमने ज़्यादा मान लिया अब वो डोमिनेट करेगा। ठीक, EMF को आप ग्रेटर मान चुके हो, अगर आपने EMF को ग्रेटर माना है तो EMF के करंट को मानना पड़ेगा मेन करंट की डायरेक्शन। तो ये वाला करंट जो I2 है ये I1 वाली डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है। I1 वाला करंट आप देखें तो क्लॉकवाइज है। अगर I1 वाला करंट क्लॉकवाइज है
क्योंकि मैंने E1 को ग्रेटर माना है, तो अगर I1 करंट ग्रेटर माना है तो I2 इसके अपोजिट आ रहा है, I2 अपोजिट आ रहा है, तो I2 को माइनस लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है जनाब। तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन लिखने के लिए वो हमें खुद लूप गाइड कर देते हैं कि किस लूप के ऊपर काम करना है, तो उस लूप को लेकर आप किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी हुई। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई होती तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करने में सोचना पड़ता। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सिर्फ इक्वेशन लिखनी है और उसके आगे मार्क भी आपको बता रहे हैं कि भाई ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है जनाब। तो किरचॉफ के बेटा मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलता है डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से वो 33 है, और 33 रीड एंड राइट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे लेकर आ गया हूँ मार्किंग स्कीम के करीब, और मार्किंग स्कीम के करीब पहुँचकर ज़रा आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 33 पर। हाँ बेटा, जिन बच्चों के पास बुक लेके बैठे हुए आ जाए, मई जून 2009 का पेपर है और इट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 में भी मैं सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ वाले पार्ट को अभी एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ किरचॉफ को। ठीक है जनाब। और जब आप सिर्फ किरचॉफ को लेके बैठेंगे तो ये आपको लास्ट पार्ट में मिलेगा किरचॉफ। ठीक है जनाब, बी पार्ट में मिलेगा। ऊपर वाला बहुत आसान है, सीरीज़ पैरेलल की सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत सारे सवाल सीरीज़ पैरेलल करा चुका हूँ। तो अभी हमारा मेन फोकस है ओनली किरचॉफ। किरचॉफ में आइए। तो बेटा जब आप किरचॉफ में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप फिर देखें तो आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज नज़र आ रहे हैं। तो जब कभी एक से ज़्यादा सोर्सेज नज़र आने लगे तो समझ जाइए सर कि यहाँ पे किरचॉफ तो लगना ही लगना है। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में वो खुद आपसे डिमांड करेंगे कि ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं I1, I2, I3 इन तीनों का रिलेशन बनाना है। I1, I2, I3 का रिलेशन बनाना है। तो I1, I2, I3 अगर मैं इस वाले जंक्शन बी पर आ जाऊँ तो जंक्शन बी पे देखो कौन सा करंट है जो जो बी की करीब आ रहा है, बी को अप्रोच कर रहा है। तो सर I1 अप्रोच कर रहा है, I2 भी अप्रोच कर रहा है। तो वो करंट जो इनकमिंग करंट है टूवर्ड्स जंक्शन बी वो I1 और I2 है, और कौन सा करंट आउट गोइंग है तो I3 बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये बन गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये जंक्शन बी पर मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। अब आ रही है सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक लूप खुद गाइड कर रहे हैं, और लूप का नाम है जी बी सी एक्स वाई बी। ये बेटा लूप का नाम है। तो ज़रा आइए इससे सिर्फ इस लूप को देखिए जो उन्होंने लूप खुद नाम दिया है। लूप है जनाब बी सी, ये बी सी हो गया। यहाँ से आना है आपको एक्स के ऊपर, यहाँ से आना है आपको वाई के ऊपर, और फिर वापस आ जाना है बी के ऊपर। तो ये वाला येलो वाला लूप है, इस वाले येलो लूप को लेके चलना है, और इस येलो लूप के ऊपर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो पहली बात तो बड़ी आसान सी है सर, इसके अंदर सिंगल सेल है दैट इज़ E2। तो लेफ्ट साइड के ऊपर EMF लिखते हैं, राइट साइड के ऊपर ओम्स लॉ का V इक्वल्स टू IR लगा रहे होते हैं। तो V इक्वल्स टू IR अप्लाई करें तो साफ नज़र आ रहा है कि सर ये वाला करंट I2R में से पास हो रहा है, तो ये हो गया जी I2R। ठीक, और उसी डायरेक्शन में चलते हुए I3R आ रहा है, तो ये आ गया जी I3R। ख़त्म। सिर्फ इक्वेशन लिखनी है जनाब, सिर्फ इक्वेशन, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। और क्वेश्चन क्या डिफ़िकल्टी लेवल बस इतना सही है कि आपने एक लूप लेना है, उस लूप के ऊपर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, और EMF की इक्वेशन उसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद और नीचे चले तो एक और लूप ले रहे हैं, और लूप का नाम है ABCXYZA। ठीक है जी। तो पहले मैं ज़रा इस चीज़ को हटा दूँ, इसको मैंने इरेज कर दिया, और इरेज करने के बाद अब हमसे जो लूप कहना चाह रहे हैं जी, उस लूप का नाम है ABCXYZA। और इस लूप को मैं अब यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। ए से स्टार्ट करना है, और ये जाएगा ABC, सी से जा रहा है XYZA। अच्छा जी, आउटर लूप को लेके चलना है, पूरा पूरा आउटर लूप है। और जब आप इस आउटर लूप को लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है जनाब। इस आउटर लूप को लेके चले तो पहले ज़रा देखिए, सेल E1 का प्लस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है।
तो भाई अगर प्लस प्लस से कनेक्टेड है और माइनस माइनस से कनेक्टेड है, तो एक बात तो पक्की है कि सर ये जो कनेक्शन है ना, सर ये कनेक्शन उल्टा हुआ है। ये कनेक्शन जो है बेटा कैसा है, उल्टा कनेक्शन है। दोनों सेल सीधे नहीं लगे हुए, उल्टे लगे हुए। अब जब सेल उल्टे लगे हुए हैं तो हमारी मर्जी है कि हम इन दोनों में से किसी भी एक को ग्रेटर ले सकते हैं। ठीक है जनाब, हमारी मर्जी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम करा E2 ग्रेटर देन E1, तो ऑब्वियसली E2 माइनस E1 हो जाएगा। और अब उस करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे जो E2 के साथ चल रही होगी। तो E2 में एक जाहिर सी बात है करंट यूँ जा रहा होगा, यूँ जा रहा होगा। ठीक है जनाब, और ये करंट जो जा रहा है जनाब, ये जो करंट जा रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, और जो इसके अपोजिट आएगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो E2 को सामने रखते हुए देखें, इस E2 का करंट I2 है, I2 R में से पास हो रहा है, तो ये बन जाएगा I2 R। ठीक है ना, ये बन गया I2 R। और I2 R को लेके चले ऊपर, चले ऊपर, चले ऊपर, चले तो I1 रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, इस I2 के अपोजिट डायरेक्शन में I1 आ रहा है, तो I1 को मानना पड़ेगा माइनस, माइनस का I1 R, माइनस का I1 R। ठीक है ना, क्या मानना पड़ेगा, माइनस का I1 R मानना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ये माइनस का I1 R हो गया। अच्छा, ये मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी, मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। अब आ जाइए इस वाले R के लिए, इस वाले R के लिए बताइए, इस वाले R में कौन सा वाला करंट आप मानेंगे। आप गौर कीजिएगा कि सर ये वाला जो R है ना, इसमें कन्फ्यूजन है, इतना आसान नहीं है ये वाला R, ये जो आखिरी वाला R है। इस आखिरी वाले R के लिए मैं थोड़ा सा इस सर्किट में जो ज़्यादा एरो मैंने बना दिए उनको मैंने एरोज़ को कम कर दिया। और मेरा सवाल ये कि इस वाले R पर कौन सा करंट मानोगे, इस वाले R पर। ठीक है जनाब, तो इस वाले R के ऊपर देखिएगा, ये वाला R इस E1 और E2 के दरमियान में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा किसी सेल से जितना करंट जा रहा होता है वापस भी उतना ही आ रहा होता है। तो E1 से करंट जा रहा है I1, E1 से करंट जा रहा है I1। ठीक है ना, तो वापस भी I1 आ रहा होगा, वापस भी I1 आ रहा होगा, वापस भी I1 आ रहा होगा। और ये करंट हम I1 उस वक्त तक मानते हैं जब तक के बीच में कोई जंक्शन ना आ जाए। और जैसे ही जंक्शन आया तो जंक्शन के इस तरफ अब करंट ये वाला I2 नहीं होगा, बल्कि करंट ये वाला माना जाएगा I2। ऊपर वाला करंट I1 नहीं माना जाएगा। इस जंक्शन Y के नीचे, इस Y के नीचे करंट माना जाएगा ये वाला I2 वाला। क्यों? क्योंकि जब जंक्शन आ गया तो जंक्शन के ऊपर वाला रीजन इस वाले सेल का इलाका है, और इस जंक्शन के नीचे वाला जो है वो इस वाले सेल का समझ लें इलाका है। तो ऊपर वाले रीजन में इस वाले से करंट गुजर रहा होगा I1। ठीक है, और बताइए ये वाला I1 इस वाले I2 से छोटा माना रहेगा, इसलिए ये भी माइनस में होगा, दैट इज़ I1 R। और अब आप दोनों को ऐड कर लोगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू I2 R माइनस, इन दोनों को ऐड करो तो I1 R इट मेक्स 2 I1 R। ठीक, मेरे ख्याल में आप इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं, मेरे ख्याल में, इसलिए मैं सवाल को दोबारा, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ। ज़रा दोबारा सुनिए सर, जब हम ये वाला आउटर लूप लेते हैं तो आउटर लूप के अंदर दो सेल्स आ रहे हैं, एक E1 एक E2। ठीक, मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी एक को ग्रेटर एज्यूम कर लिया, अपनी मर्ज़ी होती है। सर मैंने E2 को ग्रेटर ले लिया। जब मैंने E2 को ग्रेटर लिया तो क्योंकि प्लस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है, सेल उल्टे लगे हुए। सर सेल उल्टे लगे हुए इसलिए E2 माइनस E1 होगा, और E2 को मैंने ग्रेटर मान लिया। ठीक, अच्छा सर, जिसको ग्रेटर मान लेते हैं ना, फिर उसी के करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और जो उसके अपोजिट आ रहा होता है उसको फिर नेगेटिव मानते हैं। तो आप देखिए E2 ग्रेटर मान चुके हो सर, अब आप E2 ग्रेटर मान चुके हो तो I2 वाला करंट तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखिए मैंने I2 वाले करंट को पॉजिटिव लिया है। ठीक, लेकिन जब मैं I1 की बात कर रहा हूँ I1, तो आप देख रहे हैं I1 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। अगर आप देखें ये वाला करंट क्लॉकवाइज आ रहा है और ये वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें। सर E2 जो करंट है वो, सॉरी I2 जो करंट है, I2 जो करंट है वो E2 से पैदा हुआ है,
सही जनाब। तो आप समझ लें कि E2 बाप है, तो बड़े बाप का जो बच्चा है उसको पॉजिटिव मानोगे I2, ठीक है जनाब। और ये छोटे बाप का बच्चा है I1, इसको छोटा मानोगे तो इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट आ रहा है, ठीक है जनाब। तो बड़े बाप की गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है जनाब, और ये छोटे बाप की गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव मानोगे बड़े बाप के बेटे को, और छोटे बाप के बेटे को नेगेटिव मानोगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये रॉन्ग वे आ रहा है भाई, इसलिए नेगेटिव है, और ये बड़े बाप का बेटा है इसलिए इसको राइट वे मानना पड़ेगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा जी, अब आ जाइए इस वाले रजिस्टर, इस वाले पर, दैट इज़ दिस वन। सर इसके ऊपर करंट कौन सा मानेंगे, इस बड़े बाप के बेटे को इसको माने या इसको छोटे बाप का बेटा माने? तो इसका आंसर ये है कि सर ये बीच में जंक्शन अगर नहीं होता ना, अगर ये जंक्शन नहीं होता तो इससे पास होने वाला करंट भी बड़े बाप का बेटे से आ रहा होता, ठीक है जनाब। लेकिन अब जंक्शन आ गया, जब जंक्शन आ गया तो इलाका बदल गया, जब इलाका बदल गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है, ये ऊपर वाला जो इलाका है ये E1 सेल का इलाका है, E1 सेल का। और E1 सेल का करंट कितना I1, तो इसका भी करंट I1 मानना पड़ेगा। ये I1 करंट जा रहा था, ये वाला I1 करंट वापस आ रहा है, और I1 क्योंकि छोटे बाप का बेटा है इसलिए इस I1 के करंट को माइनस में लोगे, इस I1 के करंट को रॉन्ग वे लोगे माइनस। और बताइए जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2I1R, ठीक है जनाब। तो ये सवाल बेटा मैंने 2 दफ़ा समझा दिया है, इसकी डायरेक्शन और हर चीज़ को लेके रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप इसको पक्का कर लोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब तक जंक्शन नहीं आता, जब तक जंक्शन नहीं आता, ये जंक्शन आ गए तो जंक्शन से पीछे पीछे इसका भी करंट I1 है और इसका भी करंट I1 है, दोनों का करंट I1 है, ठीक है। और इस जंक्शन के नीचे इसका करंट I2 है। तो मेरे ख्याल में अब बात समझ में आ जाना चाहिए। इब्राहिम बेटा बात समझ में आ रही है? अहमद शहजाद बेटा आपको भी जी बात सर। समझ में आई ये वाली I1 I2 I3 वाली? I3 तो जी सर। बेचारे का कोई कनेक्शन ही नहीं है, I1 और I2 में बात समझ में आ गई कि भाई जो बड़े बाप का बेटा होगा ना उसके रास्ते को मानोगे पॉजिटिव, और जो छोटे बाप का बेटा होगा उसके करंट को मानोगे नेगेटिव। तो मैंने इस एग्जाम्पल में E2 को माना है बड़ा, तो बड़े बाप का बेटा E2 पॉजिटिव है, और छोटे बाप का बेटा E1 गरीब आदमी है, ये इसका जो बेटा है वो I1 है, वो जहाँ आ रहा होगा उसको रॉन्ग वे माना जाएगा और इट इज़ कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है जी। उसके बाद वाले पार्ट के अंदर किरशॉफ नहीं है, इसलिए मैं इससे अगले पार्ट पे नहीं जा रहा। और ये मैंने नीचे लिस्ट भी बनाई हुई है कि 33 किरशॉफ है, 32 किरशॉफ है, और ये भी हम लोग 33 कर चुके हैं। ये 33 बेटा हमारा ख़त्म हो गया है। अब ज़रा जल्दी से आ रहा हूँ 32 में, 32 भी किरशॉफ है, 32 भी किरशॉफ है बेटा। तो जिन बच्चों के पास यकीनन सबके पास रीड एंड राइट होगी तो रीड एंड राइट में जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। और क्वेश्चन नंबर 32 पे जब आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी मैं सिर्फ और सिर्फ किरशॉफ वाले पोर्शन को भी एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो किरशॉफ वाले में आ जाए जी, बी पार्ट पर आ जाए, ओनली किरशॉफ टुडे, ओनली किरशॉफ। बी पार्ट पर आ जाए। बी पार्ट के अंदर पहले कह रहे हैं I1 I2 I3 I4 इन सब का रिलेशन बनाए, I1 I2 I3 I4 का रिलेशन बनाए। तो कोई ऐसा पॉइंट पकड़ें जहाँ पर आपको चारों करंट आते जाते नज़र आ रहे हो। तो मुझे एन लग रहा है, इस एन जंक्शन पर अगर आप देखो तो I1 करंट इनकमिंग करंट है, तो I1 को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया इनकमिंग, ठीक है जनाब। अच्छा ज़रा इस I3 को देखो, सर ये I3 भी जंक्शन के करीब आ रहा है, सर I3 भी इनकमिंग करंट है, इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, सर इस जंक्शन से I2 दूर जा रहा है और I4 भी इस जंक्शन से दूर जा रहा है। तो इस जंक्शन में इनकमिंग करंट I1 और I3 है इनकमिंग, और इस पॉइंट N से, जंक्शन N से आउट गोइंग करंट I2 और I4 है, ठीक है जनाब। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, और ये इक्वेशन जो है आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इस फर्स्ट पार्ट में, और इट इज़ अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लूप का नाम लिख लेंगे NKLMN, ये बेटा ये लूप का नाम है, और इस लूप के नाम को लेकर, ठीक है जनाब, किरशॉफ का सेकंड लॉ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। और सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए पहले लूप पकड़ लें NKLMN। तो सर ये N ये रहा और K ये रहा, NKLM और N।
जनाब इस वाले लूप के ऊपर काम करना है। जिस लूप पे काम करते हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अब हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो ये मैंने लूप का नाम लिख लिया और ये क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट है जो यहाँ पर कर रहा हूँ लूप के बराबर में। ठीक है जी, ज़रा चेक करके बताइए सर, इसके अंदर भी इस दफ़ा दो सेल आ गए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो सेल आ गए। ठीक है जनाब, जब कभी दो सेल आ जाए तो बेटा इन दो सेल्स में ऑब्वियसली हमें डिसाइड कर लेना होता है, एज्यूम कर लेना होता है कि कोई एक ग्रेटर है और कोई एक स्मॉलर है। ठीक है जनाब, तो किसी एक को आप अमीर बाप मान लें, किसी एक को आप गरीब मान लें। ठीक है जनाब, तो उसके बाद फिर हम उसको सवाल को आगे लेके चल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया E2 ग्रेटर देन E1 और दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है भाई। अगर E1 ग्रेटर देन E2 ले लेंगे ना और पूरी इक्वेशन बना लें, आखिर में उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक, तो आप कोई सा भी ले लें आंसर सेम ही आता है। अच्छा जी, हमने एज्यूम कर लिया E2 ग्रेटर देन E1 और पहले चेक करें कि दोनों सेल सीधे लगे हुए उल्टे लगे हुए। सर प्लस से प्लस लगा हुआ है, माइनस से माइनस लगा हुआ है। सर सेल उल्टा लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है तो पक्की बात है जनाब ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है जनाब, ये हो गया जी E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 होने के बाद अब ज़रा चलें कि कौन सा करंट किस में से पास हो रहा है। ठीक है जी, तो ज़रा देखिएगा कि ये जो रजिस्टर R है, सिर्फ एक ही रजिस्टर R है इस पूरे येलो लूप में, रजिस्टर एक ही R है और इसका करंट कितना होगा। तो सर E2 में आने वाला करंट I3 है, तो पक्की बात है सर जाने वाला करंट भी I3 होगा, तो इसको माना जाएगा I3R और बस ख़त्म जी, कुछ भी नहीं है इसके बाद। रजिस्टर ही एक है, एक से ज़्यादा होते तो दिमाग ख़राब करते हैं हम आपका। एक ही सिंगल रजिस्टर है दैट इज़ R, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा I3R, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा I3R। तो ये जनाब मैंने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया है, ये वाला मैंने पार्ट सॉल्व कर दिया है और इसकी इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी है। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ लूप नेम इज़ N K Q और N, ये वाला लूप मैंने लेके चलना है। ठीक है जी, ये वाला लूप मैंने लेके चलना है, इसलिए मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है N का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर K पर आना है, फिर Q पर और फिर N। तो ये जनाब राइट हैंड ट्राइंगल के ऊपर काम करना है, राइट हैंड ट्राइंगल पे काम करना है, NKQN इस पे काम करना है। सर जब आप इस पे काम करते हैं तो बड़ी अच्छी बात, आसान सी मुझे ये लग रही है कि अब इस दफ़ा एक ही सोर्स है, देयर इज़ ओनली सिंगल सोर्स E2, दूसरा सेल है ही नहीं कि E2 प्लस E1 का चक्कर हो। और जब सिंगल सोर्स है तो इसी के करंट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, कोई दूसरा तो सेल ही नहीं है इसके अंदर। तो ज़रा देखिए अभी अभी हम बात कर चुके हैं इस वाले R से जो करंट पास होगा वो I3 होगा, तो मैंने लिख दिया I3R, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इस वाले R से I4 पास होगा तो इसको भी मैंने लिख दिया I4R। ठीक, अब सारा का सारा मसला ये है कि सर ये बताइए कि इसका करंट कौन सा वाला होगा। और इसका करंट जो है मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, ये वाला R का करंट सर I3 भी हो सकता है और I4 भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा करंट लेंगे, I3 या I4। इस वाले के लिए करंट I3 लेंगे या I4। ठीक है जनाब, तो बेटा अबीरा आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इस वाले R के लिए करंट I3 होना चाहिए या I4। अबीरा बेटा हमें मशवरा दीजिए, इस वाले R के लिए आपके ख्याल में करंट I3 होना चाहिए या I4। सर I4 होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि देखिए जहाँ जंक्शन आ जाएगा ना, जंक्शन का मतलब होता है सर कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो। तो एट दिस पॉइंट K देयर आर टू रजिस्टर्स कनेक्टेड, दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, सो इट इज़ अ जंक्शन। बट Q इज़ नॉट अ जंक्शन। Q एक पॉइंट का नाम है बट इट इज़ नॉट अ जंक्शन। जंक्शन मीन्स सर जहाँ पर एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो, तो Q जंक्शन नहीं है। और जब Q जंक्शन नहीं होता तो जब तक जंक्शन नहीं आ जाता, जब तक कि करंट की रीडिंग सेम मानी जाती है, तो जनाब यहाँ से करंट I4 आ रहा था तो वही I4 इससे भी पास करेगा, वही I4 इससे भी पास करेगा। लेकिन इस जगह पर जंक्शन आ गया, जंक्शन का मतलब जहाँ पे दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, जहाँ दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं
तो हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो ये वाले करंट के अंदर डिवीजन आ जाएगी, वो सेम करंट I3 इस वाले आर में से पास नहीं कर पाएगा। इसलिए अबीरा ने आंसर बेटा बिल्कुल सही बताया और यही इसका आंसर होगा। तो बस जनाब 3 इक्वेशंस बनानी थी और तीनों 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखकर इस वाले क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको किरशॉफ करा रहा हूँ, किरशॉफ के अलावा मैं किसी और चीज़ को भी टच नहीं कर रहा किसी भी सवाल में। तो मैं अपनी लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ 33, उसके बाद 32, अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किरशॉफ का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा जी, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 24 से पहले मुझे लगता है कि पहले मैं 23 करा लूँ, और 24 करना तो है, अभी भी करेंगे, लेकिन पहले ज़रा 23 कीजिएगा, पहले ज़रा 23 की जगह पे 24 पे ला रहा हूँ। पहले 23 जो है जी मई जून 2012 का सवाल है। ठीक है जी, किरशॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है जनाब, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट एट अ जंक्शन। ठीक है जनाब, और किस कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी को बिलोंग करता है फर्स्ट लॉ? इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सारी थ्योरी करा चुका हूँ मैं पहले। अब ज़रा आ जाइए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है अप्लाई किरशॉफ सेकंड लॉ। किरशॉफ सेकंड लॉ लगाना है और रजिस्टर आर मालूम करना है। ठीक है जनाब, किरशॉफ सेकंड लॉ। तो पहली बात बेटा आपको पता है किरशॉफ सेकंड लॉ के लिए हमेशा लूप लेते हैं, और इस क्वेश्चन में लूप का नाम उन्होंने नहीं लिख के दिया हुआ। तो देखिए अभी जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस कराए उसमें लूप का नाम लिख के दे रहे थे, तो हम उसके पाबंद थे। इस सवाल में जब उसने नाम लिख के नहीं दिया, ठीक है ना, तो हम खुद से लूप लेंगे। और इस सवाल में देखें तो लूप सर एक ही है, एक से ज़्यादा है ही नहीं। आप क्या सोचेंगे? चॉइस कुछ भी नहीं है, इस लूप के ऊपर काम करना है। चलें जी, इस लूप के ऊपर काम करते हैं। और इस लूप के ऊपर जब आप काम करेंगे तो लूप के ऊपर काम करने में देखिए कि एक इसके अंदर 2 सोर्सेज कनेक्टेड है, और सोर्सेज में उन्होंने बता दिया है ये पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो बेटा आप मुझे बताइए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या माना रहेगा? सीधे कनेक्टेड है या उल्टे लगे हुए? तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये उल्टे कनेक्टेड है। और सर अब 2 सोर्सेज उल्टे कनेक्टेड हो तो दोनों को प्लस नहीं करते बल्कि दोनों को माइनस करते हैं। तो एक की EMF 20 वोल्ट है, दूसरे की EMF 12 वोल्ट है। इट इज़ अ ग्रेटर EMF, इट इज़ स्मॉलर EMF। खुद नंबरों की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। खुद नंबर दिया हुआ है, इसलिए 20 माइनस 12 हो गया। अच्छा जी, इज इक्वल टू करंट की बात कीजिए तो सर करंट जो है इस क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, द करंट इन द सर्किट इज़ 2 एम्पेयर। तो करंट को भी आई नहीं लिख रहा बल्कि डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 मैंने लिख दिया। और 2 लिखने के बाद अब आप देखिए सर्किट में कितने रजिस्टर लगे हुए। सर पूरे सर्किट पे एक रजिस्टर ये वाला है, दैट इज़ 0.50, प्लस ये वाला रजिस्टर है दैट इज़ 0.10, और तीसरा रजिस्टर ये वेरिएबल रजिस्टर है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जनाब, तो ये इक्वेशंस मैंने बना ली, और इक्वेशन बनाने के बाद 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.60 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8/2 4 में से इसको माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 3.4 ओम। 3.4 ओम। ठीक है जनाब, तो ये 3.4 ओम मैंने किरशॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, अप्लाई किया, और ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो किरशॉफ के नहीं है, तो भाई मैं अभी से सिर्फ किरशॉफ करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं किसी और चीज़ को टच नहीं कर रहा। 23 में किरशॉफ वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए जी। 24 पर आ जाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी किरशॉफ वाला सवाल है लिस्ट में, और सवाल में लिखा हुआ है यूज़ किरशॉफ लॉ, I1 I2 I3 का रिलेशन बताएं। सबसे पहले सवाल है I1 I2 I3 का रिलेशन बताएं। तो कोई ऐसा पॉइंट पकड़ें जिसके ऊपर I1 I2 I3 तीनों कहीं आते जाते नज़र आ रहे हो। तो मुझे नज़र आ रहा है जंक्शन बी। इस जंक्शन बी में करंट I1 इनकमिंग है, करंट I3 इनकमिंग है। तो जो इनकमिंग करंट है I1 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, और आउटगोइंग करंट I2 है। ठीक है जनाब, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट।
एट अ जंक्शन। तो जंक्शन बी है, जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो। तो जनाब इस जंक्शन पर आने वाले और जाने वाले करंट को लेकर मैंने इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन को आपने नोट कर लेना है रीड एंड राइट की बुक में। और अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं ये वाला लूप पिक करना है। तो लूप का बेटा मैं नाम लिखना चाहूँगा। लूप का नाम है एच बी जे एफ जी एच। ठीक है जी, पूरा आपको गाइड कर देगा भाई ये वाला लूप है, इस वाले लूप के ऊपर इक्वेशन बना के दिखानी है, बस सिर्फ इक्वेशन। ठीक है जी, तो चले जी इक्वेशन बनाना आपको सिखाते हैं। इक्वेशन बेटा आपको बनाना सिखाते हैं। और इक्वेशन बनाने में ज़रा इस बात को देख लें कि जो हम लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे उन आखिर के क्वेश्चंस में, जो भी लास्ट क्वेश्चन जितने भी करें उन सब में रजिस्टर की वैल्यूज़ बड़ी क्लियरली लिखी हुई होती थी। जैसे इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R1 है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें पहले तो लूप तो डिसाइड करने सर लूप कौन सा वाला है। सर लूप का नाम है एच बी जे एफ जी और फिर वापस आ जाना है। ठीक है जी, ये मैं इसको वापस लेकर आ गया। और अभी मैं आपसे बात ये कह रहा था कि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है। लेकिन ये जो मेटल वायर है, ये वाला जो मेटल वायर है, ठीक है जनाब, तो इस मेटल वायर की टोटल रेजिस्टेंस उन्होंने दी हुई है अ यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस R2। तो याद रखिएगा पूरे मेटल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, यानी B से लेकर F तक मेटल वायर कनेक्टेड है। और इस मेटल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस R2 है। तो ये रेजिस्टेंस उस सर्किट में हमें नज़र नहीं आ रही, बाकी ये वाला R1 भी नज़र आ रहा है, कैपिटल R1 भी नज़र आ रहा है। पर याद रखिएगा B से लेके F तक की टोटल रेजिस्टेंस R2 है। आइए इसको लेकर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। बताइए एक ही सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ है E1। तो सेल की ईएमएफ है सर E1, मैंने ईएमएफ E1 लिख दी, इज इक्वल टू, ये बताइए सेल से करंट I1 जा रहा है। सर अगर I1 जा रहा है तो वापस भी I1 ही आ रहा होगा, I1 जा रहा है तो वापस भी I1 ही आ रहा होगा। तो यही I1 इस कैपिटल R से पास होगा, तो इट इज़ I1 R1। यही R1 इससे पास होगा, तो इट इज़ I1 स्मॉल R1। लेकिन बताइए ये वाला I2 B और F के बिटवीन है, और B और F के दरमियान मेटल वायर है, और मेटल वायर की रेजिस्टेंस R2 है, तो इट इज़ I2 R2। इट इज़ I2 R2। ख़त्म जनाब, ये इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन मैंने बना दी। और इस इक्वेशन में काम की बात, सर सेल E1 से जाने वाला करंट I1 था, सर जाने वाला करंट I1 था, तो R1 से भी करंट I1 आएगा, और इस कैपिटल R1 से भी करंट I1 ही आएगा। तो I1 को इन दोनों के साथ रिलेट किया। और ये तो बच्चों वाली बात है कि सर यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कैपिटल R2 है, उसमें से जो करंट पास हो रहा है इट इज़ I2। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अगर आपने ये वाली इक्वेशन नोट कर ली हो बेटा अपनी बुक में, नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो पीडीएफ भी दूंगा क्लास के आखिर में और वीडियो भी दूंगा आपको, तो आप उसमें से देख के भी कर सकते हैं, ताकि सारा फोकस समझने पे करें, लिखने के चक्कर में ज़्यादा ना उलझे, समझने पर करें। किरचॉफ में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी। लास्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि एक और लूप उठाना है। लूप का नाम बड़ा लंबा सा नाम लिखा हुआ है, और लूप का बेटा नाम है एच, लूप का बेटा नाम है एच बी सी डी जे एफ जी एच। ठीक है जनाब, ये लूप का भाई नाम है, और इस नाम को सामने रखूँ मैं और इसको जूम कर लूँ, तो जनाब मैंने जाना है एच से बी पर, बी से जाना है सी पर, सी से जाना है डी, डी से जाना है जे, जे से जाना है एफ, एफ से जाना है जी, और जी से फिर मैंने इसको पूरा का पूरा वापस लेकर आ जाना है। ठीक है जनाब। तो ज़रा इस वाली बात को बेटा नोट कर लीजिए कि इन्होंने इस दफ़ा इस वाले लूप को वर्किंग में लाने के लिए कहा है। ठीक है जी। और मैं ऊपर वाली इक्वेशन इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन अब इस वाले लूप में शामिल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब आप फिर अगेन देखिए कि अब जो नया लूप है, इस लूप के अंदर आप देखें तो भाई फिर दोबारा दो सेल्स नज़र आ रहे हैं, एक E1 है एक E2 है, और प्लस को प्लस से जोड़ दिया है, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो इट मीन्स कि सेल उल्टे लगे हुए,
प्लस प्लस से जोड़ दिया, माइनस माइनस से जोड़ दिया, सेल उल्टे लगे हुए हैं। और जब सेल उल्टे लगे हुए होते हैं तो दोनों की ईएमएफ प्लस नहीं होती, बल्कि दोनों की ईएमएफ माइनस होती है। और माइनस होने में भी हम एक दफ़ा एज्यूम कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, तो मैंने E1 को ग्रेटर मान लिया, हमारी मर्जी होती है, दोनों फॉर्म में आंसर एक ही आना है। E1 ग्रेटर देन E2, सो E1 माइनस E2। और जब बेटा ये E1 माइनस E2 बन गया, तो E1 माइनस E2 बनने के बाद E1 माइनस E2 बनने के बाद अब हम ज़रा देखेंगे कि इसके ऊपर किरशॉफ लगाना है। ये बताइए, आउट गोइंग करंट I1 है, आउट गोइंग करंट I1 है, तो वापस भी I1 आ रहा होगा, I1 स्मॉल R1 से पास होगा, I1 कैपिटल R1 से पास होगा। ठीक है जनाब, तो ये दोनों करंट I1 इन दोनों में से आ गए। ठीक है जनाब, दोनों जो करंट हैं वो I1 करंट सेल से जाने वाला करंट है, और यही करंट वापस आने वाला करंट है। तो I1 आउटगोइंग करंट और वापस आने वाला करंट भी I1 हो गया। सेल से जितना करंट जाता है वापसी में भी उतना ही माना जाता है। ठीक, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं बात करूँगा इस वाले R2 की, तो बताइए R2 का करंट I3 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि E2 से जाने वाला करंट I3 है, तो वापस भी I3 आ रहा होगा। तो सर I3 इस स्मॉल R2 का करंट है। अब इस बात को डिसाइड करें कि इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। तो आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं ये वर्डिंग यूज़ कर रहा था कि बड़े बाप का बेटा है I1, तो I1 जिस डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा होगा वो राइट वे होगा, और जो इसके रास्ते में कोई छोटे बाप का बेटा आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये गरीब बाप का बेटा है, तो इसका ये जो गाड़ी लेकर आ रहा है भाई गलत लेकर आ रहा है, वो बड़े बाप का बेटा जो गाड़ी लेकर आ रहा है वो राइट है। तो I1 पॉजिटिव है, I3 को नेगेटिव मानना पड़ेगा। इट इज़ अ रॉन्ग वे डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं, बड़े बाप के बेटे के रास्ते के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, I3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब I3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब सारा का सारा मसला आएगा इस पर कि सर ये जो JF है, इस JF का करंट क्या होगा, JF का करंट क्या होगा। और अबीरा मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, और मैं राइट ही आंसर चाह रहा हूँ क्योंकि क्लास का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए लंबी नहीं करना चाह रहा। अबीरा बेटा ये बताओ, JF वाला जो सेगमेंट है मेटल वायर का, इसमें से कितना करंट आ रहा होगा बेटा, बताए। JF वाले वायर में से कितना करंट आ रहा होगा। पूरे सर्किट में देखो तो I1 I2 I3 तीन करंट नज़र आ रहे हैं, तीन करंट नज़र आ रहे हैं। बताइए JF में से कौन सा करंट पास करेगा अबीरा। अबीरा अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो तो रिप्लाई कीजिए बेटा। करंट I1 भी नज़र आ रहा है मुझे, I3 भी नज़र आ रहा है, और I1 भी नज़र आ रहा है। लिखूंगा कौन सा इस JF में से पास होने वाला करंट। जी अबीरा बेटा। सर पता नहीं। नहीं पता, ज़बरदस्त हो गया जी। अहमद शहजाद आप बताएं, आपके ख्याल में कौन सा करंट आएगा JF में से। अहमद शहजाद मुझे लगता है अहमद शहजाद भी मुझे बताना नहीं पसंद कर रहे हैं। हफ्सा का माइक्रोफोन ख़राब है, सुहेब मेरे ख्याल में आज वो भी नहीं कुछ शामिल हो रहे किसी सवाल में, तो मैं खुद ही बता देता हूँ भाई, खुद ही बता देता हूँ। ठीक, और जानबूझ के मैं पहले गलत बता रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर I2 ले लें, क्योंकि थोड़ी देर पहले I2 तो सीधा जा रहा था। तो आंसर ये है कि भाई इस लूप में इस वक्त I2 शामिल ही नहीं है। जो लूप हम स्टडी कर रहे हैं सर, उस लूप के अंदर I2 शामिल नहीं है। ठीक है जनाब, ये B से J तक वाला सेगमेंट शामिल नहीं है। जब B से J तक वाला सेगमेंट शामिल नहीं है तो I2 करंट तो इस वक्त सर्किट में है ही नहीं, बात ही ना करें I2 की। ठीक है जी। अच्छा सर आगे चले, तो करंट अब रह गया हमारे पास I1 और I3। I1 और I3 में ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा, जब तक जंक्शन नहीं आ जाता जब तक करंट सेम मानना पड़ता है। इसका करंट I1 है सर, इसका करंट I1 है, ये 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 जंक्शन आ गया। ठीक है ना, और जैसे ये जंक्शन आया तो इस जंक्शन में देखें, इस जंक्शन में देखें कि एक रजिस्टर ये वाला है BJ, एक रजिस्टर ये वाला है, एक रजिस्टर नीचे लगा है। पहले जस्टिफाई करा रहा हूँ, ये जंक्शन है, J इज़ अ जंक्शन। जस्टिफाई करा रहा हूँ, J इज़ अ जंक्शन, क्योंकि J पर एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो रहे हैं, एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो रहे हैं। इस जगह पर ये वाला BJ भी है, JF भी है, और नीचे से एमीटर भी लगा हुआ है, ये तो जंक्शन है।
तो इस जंक्शन से आगे के पूरे इलाके पे करंट I1 चलेगा, बड़े बाप का बेटा I1 चलेगा। तो I1 पास करेगा JF में से, तो JF में से करंट पास करेगा I1, एक बात हो गई। दूसरी बात, सर JF की रेजिस्टेंस कितनी होगी, JF की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो याद है पूरे मेटल वायर की रेजिस्टेंस थी R2, पूरे मेटल वायर की रेजिस्टेंस थी R2, ठीक है ना, पूरे मेटल वायर की रेजिस्टेंस थी R2, ठीक है जी। और इन्होंने ये जो J पॉइंट है, ये J पॉइंट बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। ये जो अभी J पॉइंट है, J जंक्शन जो है, ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। ये वाला सेंटेंस पढ़िए, ये वाला सेंटेंस पढ़िए, द कनेक्शन J इज हाफ वे, J इज हाफ वे। और सर अगर ये हाफ वे है ना, तो JF की रेजिस्टेंस है R2 का हाफ। सर पूरा वायर R2 की रेजिस्टेंस का था, हाफ वे का मतलब आधी रेजिस्टेंस, दैट इज R2 अपॉन 2, दैट इज R2 अपॉन 2, ठीक है जनाब। तो आज की क्लास में किरशॉफ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इन तमाम क्वेश्चंस की PDF फाइल भी मैं आपको भेज रहा हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग बेटा अभी मैं गूगल ड्राइव पे डालूंगा ना, तो वो उसके ऊपर प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी क्लास ख़त्म होगी और आपको फ़ौरन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसको रिकॉर्डिंग को मिलने में सुबह